अच्छा, कोई क्वेश्चन आया हुआ है? सर, अगर ए ने बी की कंटिन्यूइंग गारंटी ली ₹1000 की लिमिट पर बी ने सी से लाइबिलिटी, और इसमें एक दो शायद तीन हमने पढ़ लिए थे, तो वो मैं थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूँ। देखिए, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी क्या होता है कि कब कब किन सूरत हाल में श्योरिटी जो है वो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज गारंटी हो या स्पेसिफिक गारंटी हो या ऑर्डिनरी डिस्चार्ज हो जाएगा। पहला तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन। देखिए, पहले पहले ट्रांजेक्शन अगर होने से पहले पहले तो वो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। कंटिन्यूइंग गारंटी नोटिस ऑफ रिवोकेशन देगा तो प्रायर डेट्स के लिए लायबल होगा, फ्यूचर डेट्स के लिए लायबल नहीं होगा। फिर दूसरा हमने पढ़ा था डेथ का। सिक्योरिटी की डेथ हो जाए तो भी वो लायबल फिर फ्यूचर बात है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह आएगा, कोई प्रॉपर्टी, वो लायबल ठहराई जाएगी, लेकिन फ्यूचर डेट्स के लिए वो लायबल नहीं होता। अच्छा, डेथ ऑफ श्योरिटी में जरूरी भी नहीं है कंटिन्यूइंग गारंटी के केस में कि आप क्रेडिटर को नोटिस दें, उसका डेथ हो जाना ही वहीं से गारंटी को रिवोक कर देता है, जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में भी श्योरिटी जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी मटेरियल ऑल्ट्रेशन करी, सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद आपने उसमें कुछ अमाउंट चेंज कर दिया या ऐसी कोई हरकत आपने कर दी, तो भी श्योरिटी जो है वो लायबिलिटी से अपनी डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब कोई भी मटेरियल ऑल्ट्रेशन जो आप करेंगे उससे श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। डेथ के बाद इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, डेथ के बाद ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वरना मरा हुआ इंसान तो कभी भी पे नहीं कर सकता ना, तो उसको लायबल ठहरा इसीलिए रहे कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। ठीक है, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, फोर्थ हेडिंग से हम स्टार्ट करते हैं।
दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टू वेज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी। अब ये वाली जो हेडिंग है बेसिकली ये दो तरह से श्योरिटी को लायबिलिटी से डिस्चार्ज करेगी। पहली, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी एक्ट बिटवीन द क्रेडिटर and the principal debtor by which the principal debtor is released. Any release of the principal debtor is the release of surety also. ठीक है जी। कहते हैं कि कोई भी एक्ट अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ किया करता है क्रेडिटर, ठीक है, द श्योरिटी इज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर आपस में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे प्रिंसिपल डेटर लायबिलिटी से रिलीज हो जाए, तो श्योरिटी भी लायबिलिटी से रिलीज हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी गारंटी ली सी ने। अगर ए जो है बी को कंस्ट्रक्शन करने से रिलीज कर देते हैं कि तुम कंस्ट्रक्शन मत करो, तो यहाँ पे श्योरिटी भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल डेटर को आपने लायबिलिटी से खुद से रिलीज कर दिया तो श्योरिटी भी लायबिलिटी से ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। सेकंड, the surety is also discharged by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of the principal debtor। कहते हैं कि अगर श्योरिटी को क्रेडिटर कोई भी ऐसा एक्ट कर दे जिससे प्रिंसिपल डेटर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाए लायबिलिटी से, भले बेदेहानी में ही करे, तो श्योरिटी भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, बी जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्रेडिटर, ठीक है। सी ने गारंटी ले ली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह था, ए ने कहा कि भाई मटेरियल मैं आपको दूंगा और कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, मतलब लेबर आपकी होगी, मटेरियल मेरा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट था। बी की कंस्ट्रक्शन की गारंटी जो है वो ली सी ने। ए ने मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सके, फेल हो गए, ये उन्होंने एक ऐसा एक्ट कर दिया जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो है प्रिंसिपल डेटर अपनी परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो गई। और अगर इस तरह की कोई हरकत हुई है तो ऑटोमेटिकली श्योरिटी भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज है। मतलब दोनों सूरत हाल में, या तो क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें आपस में जिससे प्रिंसिपल डेटर रिलीज हो रहा हो लायबिलिटी से, या दूसरा क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट कर दे जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर लायबिलिटी से रिलीज हो जाए, तो श्योरिटी भी ऑटोमेटिकली लायबिलिटी से रिलीज हो जाता है। देखिए, अरेंजमेंट बाय क्रेडिटर विद द प्रिंसिपल डेटर विदाउट श्योरिटी कॉन्सेंट। अगर कोई दूसरा अरेंजमेंट प्रिंसिपल डेटर के साथ कर लिया जाए विदाउट श्योरिटी कॉन्सेंट, तो भी श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। देखिए, where the creditor without the consent of surety makes an arrangement with the principal debtor for composition or promises to give him time or not to sue him, the surety will be discharged. For example, प्रिंसिपल डेटर के साथ आपने ये अरेंजमेंट करा कि मैं जो है तुम पे सूट फाइल नहीं करूंगा, या पेमेंट करनी थी उसको 3 महीने बाद। फॉर एग्जांपल, ए ने बी से कार परचेज करी, ठीक है, सी ने उसकी गारंटी ली। ए ने बी से कार परचेज करी कि मैं 2 महीने बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, और सी ने उसकी गारंटी ली। बी ने क्या किया, 2 महीने गुजरे, उन पे सूट फाइल नहीं करा, उनको मजीद टाइम दे दिया 5 महीने के, 5 महीने बाद मजीद आपको मैं 5 महीने का टाइम देता हूं। तो इस तरह का कोई भी अरेंजमेंट अगर आप करते हैं प्रिंसिपल डेटर से श्योरिटी के कॉन्सेंट के बिना, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट को, श्योरिटी को लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। पहला, बट इन द फॉलोइंग केसेस द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। इन 2 केसेस में नहीं होगा। Where a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person, not with the principal debtor, the surety is not discharged। कि क्या कहते हैं कि अगर जो भी आप प्रिंसिपल डेटर को टाइम दे रहे हैं पेमेंट का, वो आपने प्रिंसिपल डेटर से अरेंजमेंट नहीं करा, वो आपने किसी थर्ड पर्सन से करा है, तो श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे कि ए ने बी से कार परचेस करी थी ना, तो बी ने ए को टाइम दिया था, ए प्रिंसिपल डेटर थे, बी ने ए को कहा था कि तुम 3 महीने की जगह बाद में 5 महीने बाद पे करते हैं। ये
टाइम उन्होंने डायरेक्ट किसको दिया था? ए को। अगर 3 महीने बाद, फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर, 3 महीने बाद ए पे नहीं कर पाते और बी जाके ए के दोस्त वाई को टाइम देते हैं कि मैं बी को ए को मजीद 3 महीने दे रहा हूं पेमेंट के लिए, तो यहां पे श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये अरेंजमेंट क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में नहीं है, ये अरेंजमेंट क्रेडिटर और थर्ड पार्टी के बीच में। यही इसमें एक एग्जाम्पल और भी लिखी हुई इलस्ट्रेशन देंगे। सी द होल्डर ऑफ एन ओवर ड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज, ओवर ड्यू मतलब पेमेंट के लिए मेच्योर हुआ है, ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी फॉर बी and accepted by B, contract with M to give time to B। ठीक है, A is not discharged। कह रहे हैं सी के पास एक ओवरड्यू बिल था जो कि बी को पे करना था, ए जो है वो गारंटर है, श्योरिटी है, लेकिन बी ने C the holder of an overdue bill of exchange by A as surety for B and accepted by B contracts with M to give time to B। अब C ने टाइम किसको दिया? बेसिकली M को दिया। M से कहा कि मैं B को टाइम दे रहा हूं, M से कॉन्ट्रैक्ट किया। यहां पे M भले से B के दोस्त थे लेकिन है थर्ड पार्टी। सी अगर कोई अरेंजमेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल डेटर के साथ करते तो अलग बात थी कि बी को डायरेक्ट बोलते कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, नहीं, उन्होंने एम को बोला जो कि बी के दोस्त थे। तो ऐसी सूरत हाल में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। मतलब याद रखिएगा, जब भी अरेंजमेंट करना है तो वो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने करना है। अगर क्रेडिटर किसी थर्ड पार्टी के साथ करे, भले उससे बेनिफिट प्रिंसिपल डेटर को हो रहा हो, लेकिन ऐसी सूरत हाल में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा लायबिलिटी। नहीं, एम श्योरिटी नहीं है, एम श्योरिटी का, एम प्रिंसिपल डेटर का दोस्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेयर forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not discharge his surety unless otherwise agreed। देखिए जी, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, और क्रेडिटर ने उस पर सूट फाइल नहीं करा फिलहाल, तो ये फोरबियरेंस का मतलब होता है ना रुकना, वो सिर्फ सूट फाइल करने से रुका हुआ है, बाकी कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ, उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ सूट फाइल करने से रुका है या कोई दूसरी रेमेडी उसके अगेंस्ट में अप्लाई कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता लायबिलिटी से। श्योरिटी की लायबिलिटी अपनी जगह मौजूद रहती है कि अगर प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट के बाद फॉर एग्जांपल क्रेडिटर सूट फाइल नहीं कर रहा, ठीक है, उसमें टाइम ले रहा है या कोई दूसरी रेमेडी उसके अगेंस्ट में अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ना मुख्तलिफ रेमेडीज होती हैं, तो अगर कोई दूसरी रेमेडी अप्लाई कर रहा है तो ऐसी सूरत हाल में भी श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। फिर मजीद, where there are co-sureties, A releases by the creditor of one of them does not discharge the other, neither does it free the surety so release from his responsibility to other surety। अगर एक से ज्यादा श्योरिटी थे जिन्हें हम को श्योरिटीज कहते हैं, अगर एक से ज्यादा श्योरिटीज थे और किसी एक को क्रेडिटर ने रिलीज कर दिया तो वो बाकी तमाम को रिलीज नहीं करता लायबिलिटी से, बाकी तमाम लायबल रहेंगे, वो डिस्चार्ज नहीं होंगे लायबिलिटी से। और जो रिलीज श्योरिटी है जिसको क्रेडिटर ने रिलीज किया है वो क्रेडिटर की लायबिलिटी से तो रिलीज हो जाएगा, लेकिन बाकी तमाम श्योरिटी को अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन पे ऑफ करेगा। लॉस ऑफ सिक्योरिटी भी है, बाकी चीजें भी हैं, बहुत सी हो सकती हैं। रेमेडीज फॉर द ब्रिज पढ़ी थी ना आपने, तो उसमें तो मुख्तलिफ है ना। बेसिकली वो जो आपने पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज, वो तमाम इस पे भी अप्लाई होती हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस की वजह से इसको गारंटी कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा प्रिविलेज है कि श्योरिटी भी आ गया, आप उसके जरिए भी पैसे ले सकते हैं, लेकिन वो जो आप पढ़कर आ रहे हैं वो तमाम की तमाम इस पे भी अप्लाई होती है। Creditor act or omission impairing surety's eventual remedy। If the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety or any omits to do any act which his duty to the surety requires him to do,
and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged. क्रेडिटर कोई भी ऐसा एक्ट कर दे जो कि श्योरिटी के राइट से इनकंसिस्टेंट हो, ठीक है, तो भी श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल, देखिए मैंने एक कैशियर अपॉइंट किया, लेकिन मैंने गारंटी क्या ली, मैंने गारंटी दिलवाई आपसे। मैंने कैशियर अपॉइंट किया और मैंने आपसे गारंटी दिलवाई कि आप इस शख्स की गारंटी लें तो मैं कैशियर रख लूंगा। आपने कहा ठीक है मैं इसकी गारंटी लूंगा, लेकिन तुम इसका हर महीने एक ऑडिट करना, हर महीने इसको चेक करना। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कैशियर अपॉइंट मैंने किया, गारंटी आपने ली, लेकिन बात क्या हुई है कि हर महीने में उसका एक ऑडिट करूंगा। अब हुआ ये कि जनाब क्रेडिटर से वो कैशियर ने कुछ गड़बड़ कर दी। अब मैं श्योरिटी के पास गया कि आप पेमेंट करें, श्योरिटी ने कहा ठीक है मुझे ऑडिट दिखाओ जो तुमने इसके हर महीने किए। अब पता चला मैं तो उसका ऑडिट कर ही नहीं रहा था, तो मैंने एक ऐसा एक्ट इमेज करा जो श्योरिटी के राइट से इनकंसिस्टेंट था। ऐसी सूरत हाल में भी श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने एक शख्स की गारंटी ली कंस्ट्रक्शन की, लेकिन मैंने क्रेडिटर को ये बात भी बोली कि भाई देखो इसको जो इंस्टॉलमेंट पे करना ना हमेशा एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ पे करना, जब काम देख लो तुम, ठीक है। या छोड़े कंस्ट्रक्शन पे, हमने एक छोटी सी, हाँ, हमने कंस्ट्रक्शन की बात करते कि हमने कहा कि आप इसको पे कब करना, आप इसको मंथ एंड पे करना या काम खत्म होने के बाद पेमेंट करना। यही बात हुई कि पहले बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद आप जो है इनको पे करिएगा काम वाम देखने के बाद। लेकिन और अगर ये काम सही नहीं करते तो फिर मैं इनकी गारंटी लेता हूं। मैंने आपको एक बात कही थी कि आप काम एंड होने पे करेंगे, आपने क्या करा, उसको पहले से पेमेंट कर दी सारी, फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करा। अब आप मेरे पास आए तो डालने बाद में मैं बोलूंगा आपने ऐसा एक्ट करा जो मेरे राइट से इनकंसिस्टेंट था, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हमेशा पेमेंट कब करिएगा, काम होने के बाद। आपने खुद से पहले से पेमेंट कर दी, तो ये भी एक ऐसा एक्ट है जो कि मेरे राइट से इनकंसिस्टेंट है, और ऐसी सूरत हाल में भी श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। फिर सातवां, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। If the creditor loses or without the consent of the surety parts with any security given to him at the time of the contract of the guarantee, the surety is discharged from the liability to the extent of value of the security. The word loss here means loss because of carelessness or negligence. Thus, if the security is lost due to an act of God or enemies of the state, देखिए वही वाली बात है पुरानी कि अगर श्योरिटी, ठीक है, कोई भी सिक्योरिटी जो क्रेडिटर के पास थी उसको लॉस्ट कर देता है, अगर क्रेडिटर कोई भी सिक्योरिटी जो कि उसको प्रिंसिपल डेटर ने रखवाई थी कॉन्ट्रैक्ट के वक्त उसको खो देता है अपनी गलती की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, या उसमें से आधी सेल आउट कर देता है, तो श्योरिटी जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। क्योंकि देखिए सिक्योरिटी रखवाई जरूर जाती है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि क्रेडिटर ने पहले सिक्योरिटी बेचनी है बाद में श्योरिटी के पास जाना है। नहीं, पहले उसने डिफॉल्ट की सूरत में श्योरिटी के पास जाना है, उसके बाद अगर श्योरिटी पेमेंट कर देता है तो बहुत ही अच्छी बात है, श्योरिटी पेमेंट करेगा और सिक्योरिटी ट्रांसफर हो जाएगी उसको, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर कभी ये नहीं कर सकता कि वो डायरेक्ट जैसे ही डिफॉल्ट करे पहले सिक्योरिटी सेल आउट कर दे, नहीं, ये सेकंड पे। फर्स्ट आपका यही है कि आप श्योरिटी से मांगेंगे पैसा, ठीक है। तो कोई भी क्रेडिटर अगर सिक्योरिटी लॉस करता है या आधी सेल आउट कर देता है, कुछ भी करता है ऐसी चीज अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, तो भी सिक्योरिटी लॉस, श्योरिटी जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन अगर याद रखिएगा ये किसी खुदाई आफत की वजह से होता है तो फिर श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। लास्ट है इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इनवैलिडेशन का मतलब आपकी गारंटी में मसला है। इन बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, अ श्योरिटी इज आल्सो डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी इज इनवैलिड। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इनवैलिड इन द फॉलोइंग केस। कह रहे कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही इनवैलिड था, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दो सवाल आए सर, सी, अच्छा दोनों बता देता हूँ।
सी क्या था? सी ये था कि अगर कोई को श्योरिटी को आप रिलीज करते हैं लाइबिलिटी से, तो बाकी तमाम श्योरिटी रिलीज नहीं होते, और वो को श्योरिटी भी सिर्फ क्रेडिटर की लाइबिलिटी से रिलीज होगा, लेकिन बाकी श्योरिटीज को अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है। और लॉस ऑफ सिक्योरिटी ये था कि अगर आप देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह है कि प्रिंसिपल डेटर ने ना सिर्फ श्योरिटी दिलवाई है बल्कि कुछ सिक्योरिटी भी रखवाई है क्रेडिटर के पास। तो होता ये है कि जब भी श्योरिटी आप पढ़कर आ रहे हैं राइट्स में कि सिक्योरिटी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है किसको? श्योरिटी को। लेकिन अगर श्योरिटी पे करे तो वो ट्रांसफर हो जाती है श्योरिटी को सिक्योरिटी। लेकिन अगर क्रेडिटर उस सिक्योरिटी को लॉस कर दे या पार्टी सेल आउट कर दे, कुछ भी कर दे, आधी लॉस कर दे, कुछ भी कर दे ऐसी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, तो ऐसी सूरत हाल में भी श्योरिटी जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। आठवां है इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर गारंटी गलत तरीके, श्योरिटी उस सूरत में भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है अगर आपकी गारंटी ही इनवैलिड थी। और आपकी गारंटी कब कब इनवैलिड होती है? जब आपने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके ली हुई हो। थर्ड लास्ट लाइन यही थी Thus, if the security is lost due to an act of God or enemies of the state or unavoidable accident, the surety would not be discharged. Again, if the security is lost or parted with were obtained afterward as a further security, the surety would not be discharged. ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी लॉस की गई है अगर वो वापस हासिल कर ली जाए तो भी श्योरिटी जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। ये कह रहे हैं थर्ड लास्ट लाइन में कि अगर क्रेडिटर ने लॉस करी थी लेकिन बाद में दोबारा हासिल कर ली तो फिर वो लॉस नहीं होगा। इनवैलिडेशन, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेशन थी, इनवैलिड था, तो आपका श्योरिटी भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होगा। इनवैलिडेशन कब कब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? जब आप मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत किसी से गारंटी दिलवा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ड्यूटी थी बताना, ठीक है, किस तरह से आप एक शख्स को अपने पास अपॉइंट कर रहे हैं ऑफिस में, और आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं इसकी गारंटी ले लोगे तो मैं अपॉइंट कर लूंगा, लेकिन आप ये नहीं बता रहे उसको कि ये पहले भी इस ऑफिस से निकाला जा चुका है और गारंटी दिलवा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत गारंटी ली है। ठीक है। और ऐसी सूरत में आपकी गारंटी इनवैलिड थी तो श्योरिटी भी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी upon a contract that the creditor shall not act upon it until other person has joined in it as a co-surety, the guarantee is not valid. ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आप? गारंटी इस तरह से दे रहे हैं कि क्रेडिटर को कह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो तुम तब तक मेरे खिलाफ कोई एक्ट मत करना जब तक कि मैं दूसरा कोई श्योरिटी अपॉइंट ना करवा लूं। तो ऐसी सूरत हाल में भी द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन नॉट डज नॉट ज्वाइन। ये भी एक इनवैलिड गारंटी है और ये भी श्योरिटी को लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर देती है। तीसरा, वेयर इट लैक्स वन और मोर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई एक या एक से ज्यादा जो हमने एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे 10, उनमें से कोई भी मिस होता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, श्योरिटी की एज कम थी, माइनर था, श्योरिटी अनसाउंड माइंड था, या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल था, या कंसिडरेशन के इश्यू थे, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। तो भी श्योरिटी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे आके आपका ये वाला चैप्टर एंड हो गया। हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर 14। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले ताकि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें। सर पॉइंट टू था कि
गारंटी इस तरह से ली जा रही है कि वो कह रहा है कि देखो अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है ना तो तुम तब तक कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो वो श्योरिटी के पाएगा ना पैसे लेने, लेकिन श्योरिटी कह रहा है कि देखो प्रिंसिपल डेटर अगर डिफॉल्ट करता है तो तुम तब तक मेरे पास नहीं आना एक्शन लेने जब तक मैं एक और कोई श्योरिटी अपॉइंट ना कर लूं। क्योंकि देखें ये क्या है, एक इनवैलिड गारंटी हो गई है, आप जानबूझ के डिफॉल्ट के केस में एक कोई श्योरिटी अपॉइंट करवा रहे हैं ताकि वो भी आपके साथ लायबल हो जाए। तो इसको भी लॉ ने मना करा है, इनवैलिड गारंटी का है, और जब इनवैलिड का है तो श्योरिटी भी यहाँ पे लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। कोई भी इनवैलिड गारंटी हो, आपने फ्रॉड करके लियो, मिसरिप्रेजेंटेशन करके लियो, कोवर्जन करके लियो, किसी भी तरह से आपने गारंटी अगर इनवैलिड तरीके से ली है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, आपकी लायबिलिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगी श्योरिटी की। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर 14। हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बेलमेंट एंड प्लेज। ये भी एक स्पेशल प्रोविजन ही है, ठीक है, जो कि हमने पढ़े थे स्टार्ट में कि 75 के बाद आपके जो सेक्शंस आएंगे वो ज्यादातर स्पेशल प्रोविजंस के सेक्शन होते हैं जिनको लॉ ने करेक्टरिस्टिक्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट की अलग किया हुआ है, ठीक है, जिनको उनकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने अलग किया हुआ है। चलें जी, सेक्शन 148 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट defines bailment. A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. अब कह रहे हैं कि बेलमेंट है क्या? बेलमेंट दर हकीकत डिलीवरी ऑफ गुड्स है जो कि एक शख्स दूसरे को करेगा किसी पर्पस के तहत, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो गुड्स उसे वापस मिलेंगी या उसके अकॉर्डिंगली वो डिलीवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अनस्टिच कपड़ा लिया, ठीक है, उसको आपने टेलर को दिया सीने के लिए, स्टिच करने के लिए, तो ये क्या है, ये दर हकीकत एक बेलमेंट है, ठीक है, कि आपने डिलीवरी ऑफ गुड्स करी है किस पर्पस के तहत, स्टिचिंग पर्पस के तहत, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो आपकी हिदायत के मुताबिक या तो आपको वापस मिलेगा या आप उसको कहीं पे भी डिलीवर या डिस्पोज कराना चाह रहे हैं वो चीज हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो जो शख्स गुड्स दे रहा होता है वो कहलाता है बेलर, जिसको गुड्स डिलीवर्ड की जा रही होती है वो कहलाता है बेली, और ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है बेलमेंट, ठीक है। दोबारा सुन लें कि इसमें होता क्या है कि बेलमेंट में डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है एक पर्पस के तहत, और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो वो गुड्स या तो आपको खुद रिटर्न हो जाएंगी या आपकी डायरेक्शंस पे वो डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी या जो भी हो जाएंगी, ठीक है। तो जो शख्स गुड्स दे रहा होता है वो कहलाता है बेलर, जो गुड्स की डिलीवरी रिसीव कर रहा होता है वो कहलाता है बेली, जिसको किसी पर्पस के तहत आप दे रहे होते हैं, और इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं बेलमेंट। एक्सेंशियल फीचर्स में है, अब डेफिनेशन से ही हम कुछ फीचर्स निकाल लेते हैं। पहला फीचर है इट इज अ डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स है एक शख्स से दूसरे शख्स को, नॉट बीइंग हिज सर्वेंट, सर्वेंट के लिए नहीं है, ठीक है, कि डिलीवरी ऑफ गुड्स है एक शख्स से दूसरे शख्स। सेक्शन 149 explains the mode of delivery to the bailee and states that the delivery of goods may be either actual or constructive, ठीक है। अब ये जो डिलीवरी है ये हम अपने सेल ऑफ गुड एक्ट में पढ़ लेंगे, वहां पे सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल डिलीवरी तीनों आप हैं, ठीक है, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको मैं थोड़ा सा डेफर कर रहा हूं। याद रखें मूवेबल गुड्स की डिलीवरी होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इमूवेबल की नहीं हो रही। सेकंड, the goods are delivered for some purpose
When goods are delivered by mistake without any purpose, there is no bailment. कह रहे हैं कि अगर गलती से किसी को गुड्स डिलीवर्ड हो जाए, फॉर एग्जांपल दराज वालों ने आपको डिलीवर करनी थी, उन्होंने कहीं और डिलीवर कर दी, ठीक है, या आप गलती से एक चीज आप करवाना नहीं चाह रहे, फॉर एग्जांपल आपने अनस्टिच क्लोथ लिया लेकिन आप गलती से टेलर की शॉप पे छोड़कर आ गए, स्टिचिंग पर्पस नहीं था आपका, ये बेलमेंट नहीं है। जरूरी है कि जब भी गुड्स डिलीवर्ड होंगी उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, अगर मकसद नहीं होगा तो बेलमेंट भी नहीं होगी। बाय मिस्टेक किसी को गुड्स देना बेलमेंट नहीं होती। क्लियर है? अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, the goods are delivered subject to condition that when the purpose is accomplished, the goods are to be returned in specie or disposed of according to the directions of a baler, either in their original form or in altered form. जब पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाएगा तो वो गुड्स आपको वापस लेनी होंगी, ठीक है, वो गुड्स बेली जो है वो आपको वापस करेगा, या तो आपको रिटर्न कर देगा या आपकी डायरेक्शन में उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा। अच्छा, दोनों चीजें हो सकती हैं, ओरिजिनल फॉर्म में भी वापस मिल सकती है और अल्टर्ड फॉर्म। अल्टर्ड फॉर्म यही हो गई कि आपने अनस्टिच दिया था वो स्टिच होके आ गया, आपने कपड़ा दिया था सिर्फ वो पीस बन के, शर्ट पीस बन के, शर्ट सिल के आ गया, ठीक है। It is to be emphasized that bailment is concerned with only movable goods. Money is not included in the category of movable goods. Thus, a deposit of money with a banker is not bailment, because there is no obligation to return the identical money. But if the notes and coins are deposited in a box for safe custody, it is a bailment. ठीक है, अब देखें ये बड़ी समझने की बात है। जब आप वो कह रहे हैं कि बेलमेंट जो है वो मूवेबल गुड्स की होती है, पहली बात तो ये हो गई। अब आप कहेंगे कि मनी को भी कर दे बेलमेंट, अगर बैंक में कैश डिपॉजिट करा दें, लेकिन वहां मसला ये है कि बेलमेंट में गुड्स आपकी जो देते हैं वही गुड्स वापस आती है। बैंक की सूरत हाल ऐसी कि बैंक में जो नोट आपने जमा कराए ना सीरियल के, जब आप बैंक से विड्रॉ करेंगे तो वही सीरियल आपको वापस नहीं मिलती, वही सीरियल आपको वापस नहीं मिलती, तो वो बेलमेंट नहीं है। लेकिन अगर तुमने किसी को कैश बॉक्स में सेफ कस्टडी के तौर पे रखवा के गए हो, डब्बे वगैरह के अंदर, तिजोरी के अंदर, वो बेलमेंट है, क्योंकि जो नोट तुमने रखवाए उसमें तुम्हें वही मिलते हैं। लेकिन बैंक्स, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत ज्यादा उनकी सर्कुलेशन होती है मनी की, तो इस वजह से तुम्हें वो नोट नहीं मिल पाते आइडेंटिकल, इस वजह से बैंक में डिपॉजिट कराने को हम बेलमेंट नहीं कहते। लेकिन फॉर द सेफ कस्टडी तुम अगर किसी के पास कोई तिजोरी विजोरी रखवा रहे हो, नोट वोट रखवा रहे हो, तो वो बेलमेंट है। अब बेलमेंट की कुछ काइंड्स भी होती हैं, दो तरह से, बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। ये मैंने आपको जब स्टार्ट में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ व्यू देखने का तरीकेकार होता है, नजरिया होता है। शेयर्स कैसे बेलमेंट होगा भाई, आप मुझे बताएं। शेयर्स कैसे आते हैं? आप कैश देते हैं और शेयर्स खरीदते हैं, ये बेलमेंट कहां से हो गई? बेलमेंट में जो गुड्स आप दे रहे हैं वही गुड्स आपको वापस मिलेंगी पर्पस के तहत, आप शेयर्स थोड़ी दे रहे हैं, आप तो कैश दे रहे हैं वहां पे, तो वो बेलमेंट कैसे हो गई? चलिए जी, काइंड्स ऑफ बेलमेंट में आ जाए। बेलमेंट में बी क्लासिफाइड इनटू बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू। पहले बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेते हैं। तीन तरह की होती है, बेलमेंट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, जो एक्सक्लूसिवली बेलर के बेनिफिट में होती है, ठीक है। किस तरह से? आप अपना एक कैश बॉक्स अपने दोस्त के पास रखवा के जा रहे हैं सेफ कस्टडी के लिए, विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन टू हिम, ठीक है, उसको बिना कुछ मुआवजा दिए, ये बेलमेंट ही है। आप बेलर हैं क्योंकि आप गुड्स दे रहे हैं, पर्पस के तहत दे रहे हैं, सेफ कस्टडी है। जब आपका पर्पस पूरा होगा वो वापस आपको देगा, वो गुड्स देगा ना, ठीक है, तो ये बेलमेंट ही है। लेकिन क्योंकि आप उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहे, तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव बेनिफिट पे है, बेली के, बेलर के, ठीक है, एक्सक्लूसिव बेनिफिट है। नेक्स्ट, bailment for exclusive benefit of the bailey.
ठीक है, जैसे कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त का अचानक से कैलकुलेटर खराब हो जाता है, आप उसको, आपके पास 2 कैलकुलेटर हैं, आपने उसको 1 कैलकुलेटर दे दिया। मूवेबल गुड्स था, डिलीवरी भी हुई, पर्पस भी था कि वो एग्जाम में काम कर ले, वो पेपर में क्लास में पढ़ ले, कैलकुलेटर यूज कर ले, और फिर जब मकसद पूरा हो तो वापस भी दे। बेलमेंट की तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर द बेली है, क्योंकि आपको तो बदले में कुछ नहीं मिला। इसमें तमाम का तमाम बेनिफिट किसका था? सिर्फ बेली का था। ठीक है। दूसरा, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेलमेंट। ये एक कॉमन टाइप है बेलमेंट की, जैसे कि आप टेलर को सूट दे रहे हैं सीने के लिए, इसमें दोनों का बेनिफिट है, बेलर का भी और बेली का भी। और सबसे ज्यादा यही वाली बेलमेंट यूज हो रही होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्लास में तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर बेली यूज हो रही होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यही वाली बेलमेंट सबसे ज्यादा यूज हो रही होती है कि आप नॉर्मली लोगों को कोई भी चीज देते हैं सही करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का फ्रिज खराब हो गया, आप फ्रिज देंगे बनाने के लिए, और जब बन जाएगा तो वापस आएगा और फिर आप उसको पेमेंट करेंगे। तो इसमें दोनों का बेनिफिट होता है, म्यूचुअल बेनिफिट की बेलमेंट होती है। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन। एक्सक्लूसिव दोबारा समझा दें। कौन सा वाला? तीनों? देखिए, पहला था एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर द बेलर, कि एक ऐसी चीज, जो एक ऐसी बेलमेंट जो सिर्फ बेलर के बेनिफिट है, जिसमें से जैसे कि आपके पास कैश था, आपने वो सेफ कस्टडी के लिए दोस्त के पास रखवाया और आप पाक टूर चले गए, पाकिस्तान टूर करके आप वापस आए, आपने वो कैश उससे ले लिया, बदले में आपने उसको कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई कंपनसेशन नहीं दिया। तो इस पूरी बेलमेंट में, पूरी कंडीशन में बेनिफिट किसका था? सिर्फ बेलर का था, आपका था। सारी चीजें पूरी हो रही थी, डिलीवरी ऑफ गुड्स भी था, सेम गुड्स की रिटर्न आ रही थी, और आपके पास तीसरा पर्पस भी था। ठीक है, ये बेलर के लिए था। बेली के लिए भी बाद औकात होता है, आप एग्जामिनेशन, आप पढ़ रहे हैं क्लास में, आपको दोस्त के पास बुक नहीं है, वो बुक लाना भूल गया, आपने अपनी बुक उठा के उसको दे दी, उसने क्लास में पढ़ा और वापस कर दिया। मूवेबल भी हो रहे हैं, डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड्स भी है, पर्पस भी है, पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स वापस भी आ रही है, लेकिन इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली फॉर द बेली थी। जिसने किताब ली है उसी को बेनिफिट हुआ है ना, तुम्हें तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तीसरा, म्यूचुअल बेनिफिट होता है तीनों का। ठीक है, जैसे कि आप शॉप पे गए, आपने अपना सूट दिया टेलर को स्टिच करने के लिए, वो स्टिच करेगा तो पैसे तो लेगा। ठीक है, तो देखें, डिलीवरी ऑफ गुड्स भी है, फिर दूसरी बात पर्पस भी है, और पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स वापस भी आ रही है। ठीक है, तो इसमें दोनों का बेनिफिट है, क्योंकि आपको सूट मिल गया, उसको पैसे मिल गए। अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट, नॉन ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट। ठीक है, it is one in which neither the bailor nor the bailee is entitled to any remuneration. ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट कौन सी होती है? जो नॉर्मली आप अच्छे अखलाक के तौर पे कर देते हैं, गुड जेस्चर के तौर पे कर देते हैं, उसमें ना आपको कोई पैसे मिल रहे होते हैं, ना अगले को कोई पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर क्लास में किसी दोस्त को बुक दे रहे हैं पढ़ने के लिए, या किसी को अपना पेन दे रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो ये ऐसी बेलमेंट है जिसमें कोई भी रिम्यूनरेशन इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट क्या होती है? जिसमें बेलर या बेली किसी एक को रिम्यूनरेशन जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कार रेंट पे लेकर आ रहे हैं, मकसद के तहत ला रहे हैं, जब पूरा होगा तो पेमेंट के साथ देंगे पैसे। ठीक है, टेलर को सूट दे रहे हैं सीने के लिए, अपने घर का फ्रिज दे रहे हैं रिपेयर होने के लिए, तमाम क्या है? नॉन ग्रेटिट्यूअस है, क्योंकि इनमें रिम्यूनरेशन इन्वॉल्व है। ठीक है जनाब। वन है ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है कि आप इखलाकी तौर पे किसी को कोई चीज दे रहे हैं, ठीक है, उसमें रिम्यूनरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ना आपको कोई मुआवजा मिल रहा है, ना अगले को कोई मुआवजा मिल रहा है। जैसे क्लास में आप अपनी दोस्त को उधार दे दें कोई बुक वगैरह पढ़ने के लिए, तो आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं,
नहीं मिल रहे, ना आपकी दोस्त को मिल रहे, तो ये ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है। सर बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू के लास्ट 2 पॉइंट्स रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर है। देखें जी, एक ही बेलमेंट होगी, देखने का तरीका होगा, ठीक है, उसमें बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखना होगा और ग्रेटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होगा, ठीक है। नॉन ग्रेटिट्यूड में नॉर्मली म्यूचुअल बेनिफिट ही होता है, क्योंकि दोनों बंदे मुआवजे के तौर पे ही काम कर रहे होते हैं। सर मतलब जब आउटफ्लो ऑफ मनी होगा तो नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट होगा, हाँ, क्योंकि आउटफ्लो होगा ना कहीं से आउटफ्लो हो रहा होगा रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू ग्रेटिट्यूड बेलमेंट। देखिए जी, अब बात हो रही है कि नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट तो बहुत आसान है, आपको कंसिडरेशन पता चल रही है, पैसे मिल रहे, मुआवजा मिल रहा है, आप कंसिडरेशन अचानक से निकाल लें। फॉर एग्जांपल आप टेलर से सूट सिलवा रहे हैं, आपको सूट मिल रहा है, टेलर को पैसे मिल रहे, कंसिडरेशन निकल रही है। और हम पढ़ के भी आ रहे हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो कंसिडरेशन को ढूंढना बड़ी एक तो जरूरी चीज होती है। जब हमने लास्ट श्योरिटी वाले में भी कंसिडरेशन को जरूर पढ़ा था कि कंसिडरेशन कैसे निकाल के इसमें देते हैं, ठीक है, तो वो चीज ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। अब नॉन ग्रेटिट्यूड में तो बहुत आसानी से कंसिडरेशन के पैसे मिल रहे हैं, सूट मिल रहा है, अगर फ्रिज रिपेयरिंग वाला या कार रिपेयरिंग वाला आपकी कार को रिपेयर कर रहा है, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई करते हैं। बात होती है ग्रेटिट्यूड बेलमेंट की। अब ग्रेटिट्यूड में जैसे दोस्त को आप किताब दे रहे हैं क्लास में पढ़ने के लिए, अब इसमें कंसिडरेशन कहाँ होगा, इसको हम देखते हैं। देखें जी, there arises a necessity of discovering a consideration to support a contract of bailment where it is for the exclusive benefit for the bailer or for the exclusive benefit of the bailee. That is where it is a gratuitous bailment. कह रहे हैं कि ये बड़ी जरूरी चीज है कि इसको डिस्कवर करा जाए कि कंसिडरेशन का सपोर्ट कैसे मिलेगा जब आपकी बेलमेंट जो है वो या तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर बेलर हो या एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर बेली हो, मतलब ग्रेटिट्यूड बेलमेंट हो, ठीक है। Perhaps viewing such a transaction as a whole very carefully shall enable us to see how the doctrine of consideration is satisfied. The detriment suffered by the bailer, ठीक है, एक मिनट, कहते हैं the detriment suffered by the bailer in parting with the possession of the goods is sufficient consideration to support the promise on the part of bailee to return the goods. कहते हैं कि जब भी ग्रेटिट्यूड बेलमेंट होगी तो वहां पे हम देखेंगे डेट्रीमेंट सफर्ड बाय द बेलर, ठीक है, कि जो डेट्रीमेंट है जो बेलर सफर्ड कर रहा है वो एक सफिशिएंट कंसीडरेशन होगा प्रॉमिस को सपोर्ट करने के लिए कि गुड्स रिटर्न हो। फॉर एग्जांपल अगर क्लास में देखें, क्लास में नॉर्मली ऐसा होता है दो बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक डेस्क पे बैठते हैं। अगर आप स्कूल लाइफ देखें तो दो बच्चे एक डेस्क पे नॉर्मली एक साथ बैठते हैं, एक डेस्क पे दोनों किताबें होती हैं और दूसरी डेस्क जो है उस पर एक भी किताब नहीं है। तो बेसिकली होता क्या है, मिस क्या करती हैं कि एक बुक उठाती हैं और वो दूसरी डेस्क पे दे देती हैं कि आप दोनों शेयर कर लें और आप दोनों शेयर कर लें। देखिए अब जब हम शेयरिंग करते हैं तो वहां पे हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। एक बुक हमारी अपनी होती है, वो हमारी अपनी होती है, हमें कोई बात होती है हम हाईलाइट कर लेते हैं, पेंसिल से लिख देते हैं। लेकिन वही बुक जब मैं अपने दोस्त की यूज करूं, क्योंकि मैंने अपनी वाली तो किसी और को मिस ने दिला दी है, ठीक है, अपनी वाली तो मिस ने किसी और को दिला दी है, तो जब मैं अपने दोस्त की बुक शेयर कर रहा हूं तो वहां पे जो है मैं उसको मार्क वगैरह नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली जो डेट्रीमेंट है, जो नुकसान मैं सफर कर रहा हूं, ठीक है, पोजीशन, ये सफिशिएंट कंसीडरेशन है मेरी तरफ से, ये बिल्कुल
एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है, ठीक है, कि वो काफी है मेरे प्रॉमिस को सपोर्ट करने के लिए कि बुक वापस आए। क्लियर? तो जो डेट्रीमेंट होता है वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन होता है जो आपको नुकसान हो रहा होता है। इसी तरह अगर आप किसी के पैसे रख लें विदाउट कॉम्पनसेशन तो भी क्या होगा, नुकसान तो हो रहा है ना। आप इसका कॉम्पनसेशन चार्ज कर सकते थे, आप नहीं कर रहे। ऐसा हो सकता था लेकिन आप नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे तो लाजमी सी बात है ये भी एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, ठीक है। देखिए सेल और बेलमेंट में फर्क होता है, क्योंकि आप पूछ सकते थे कि सर ये सेल ट्रांजैक्शन भी तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन इनमें फर्क है। पहला फर्क, इन द केस ऑफ अ सेल द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द बायर एंड द बायर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द गुड्स, ठीक है। पहली चीज क्या है कि सेल के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, बेलमेंट के केस में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है और वो भी वापस आ रहा है जब पर्पस पूरा हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर डिफरेंस है। सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि बेलमेंट के केस में पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती और वो पोजीशन भी वापस आ जाता है। In case of a sale, the explanation to section 148 points out that if a person already in possession of the goods of another contracts to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee and the owner becomes the bailer. Although such goods may not have been delivered by the way of bailment, thus where A sells a cycle to B, but B leaves it in A's possession till he completes its other shopping, A becomes bailee, although originally he was the owner. देखिए इसमें क्या है, मजीद एनहांस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स, if a person already in the possession of the goods of another contracts to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee and the owner. जैसे कि होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अक्सर ऐसा होता है, आपने एक शॉपिंग करी, ठीक है, आपने एक शॉप से एक डिनर पर सेट परचेज कर लिया। आपने एक डिनर सेट परचेज करा, लेकिन हुआ क्या, ठीक है, आपने एक डिनर सेट परचेज करा लेकिन आपने बोला कि हम चले अच्छे लेवल पे आते हैं, हम कंपनी के लेवल पे आते हैं, ठीक है। कंपनी के लिए कुछ गुड्स आपने परचेज कर ली, लेकिन आपने कहा कि यार ऐसा है कि मैंने परचेज तो कर ली, अब परचेज कर ली, ओनरशिप वगैरह सब ट्रांसफर हो गई। आपने कहा क्योंकि मेरे वेयर हाउस में जगह नहीं है इसलिए तुम 2 दिन इसे और रख लो अपने पास, उसके बाद मैं तुमसे डिलीवरी ले लूंगा। अब सेल ट्रांजैक्शन एंड हो चुकी थी उसी वक्त जब आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, ठीक है। ये जो आपने उसको बोला कि 2 दिन इसको मजीद रख लो, ये दर हकीकत आपने क्या करा, आपने उसको एज अ बेली बना दिया। ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये बेलमेंट में आ जाएगी, क्योंकि आप देखें डिलीवरी तो ऑलरेडी हुई हुई थी लेकिन इसको आप बेलमेंट पे ले गए। किस तरह से, क्योंकि आपने उसको कहा पर्पस दे दिया किस लिए, देखभाल कर लो और ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं वापस ले लूंगा, ठीक है। ये बेलमेंट के तरीके से डिलीवर्ड तो नहीं हुई, ऑलरेडी उसकी डिलीवरी में थी, लेकिन आपने क्योंकि उसको होल्ड करने का कह दिया कुछ टाइम, तो ये उसको एज अ बेली कंसीडर करेगा और फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बेलमेंट की होगी सेल के साथ। इसी तरह आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप एक डिनर सेट परचेज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और आप उसको बोलते हैं यार यहीं रखो मैं जरा और शॉपिंग करके वापस आ जाऊं, तो वो जो ट्रांजैक्शन आपकी एंड हुई थी ना डिनर सेट वगैरह परचेज की, वहां सेल खत्म हो गई। अब जो आप उसको होल्ड करा के जा रहे हैं उस चीज को, वो आप एज अ बेलमेंट जा रहे हैं, वो आप उसको एज अ बेली बना के जा रहे हैं और खुद बेलर बन के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में नहीं होती और आपकी गुड्स आपको रिटर्न हो जाती है। लेकिन बाद का सेल के साथ बेलमेंट अटैच हो जाती है, किस तरह से, क्योंकि सेल ऑलरेडी हो चुकी होती है। जब आपने वो डिनर सेट परचेज करा था सारी चीजें हो गई थी, फिर उसके बाद आपने कहा यार ये होल्ड करो मैं घूम के आ रहा हूँ, तो वो सेल का पार्ट नहीं है, फिर वो पार्ट है बेलमेंट का। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये वाला जो है डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड लाइसेंस, इसको आप थोड़ा कल पढ़िएगा, ये कल में पूछ मुझे बता दिएगा।
वरना कल ही याद दिलाइएगा ताकि मैं कल इसको पढ़ा भी दूं। ड्यूटीज ऑफ बेली। अब देखें, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक शख्स के राइट दूसरे शख्स की ड्यूटीज होती हैं। अब अगर हम बेली की ड्यूटीज पढ़ लें तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली हम बेलर के राइट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर बेली की हम ड्यूटीज पढ़ लें तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेलर के राइट्स पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा कि एक शख्स की ड्यूटी दूसरे के राइट्स होते हैं। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, ये बेली की पहली ड्यूटी है। Section 151 lays down that this duty, thus, in all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quality, and the value as the goods bailed. ठीक है, कह रहे हैं कि बेली की ये ड्यूटी है कि वो गुड्स की वैसे ही केयर करे जैसे कि वो अपनी गुड्स की करता। मतलब अगर आप टेलर को सूट दे रहे हैं सीने के लिए, स्टिच करने के लिए, तो उसने उसको वैसे ही स्टिच करते हुए ध्यान रखना है जैसे वो अपने पर्सनल सूट को करता। सबसे पहली ड्यूटी तो यही है कि जो भी रीजनेबल केयर है वो बेली लाजमी करे। ठीक है, अच्छा इसमें मजीद हम आगे पढ़ लेते हैं, काम की बातें लिखी हुई। The bailee is not an insurer of goods bailed to him if, in spite of reasonable care, the goods are lost or destroyed or deteriorated without any negligence on his part, he is not liable in respect of any damage to the goods. देखिए अब क्या कह रहे हैं कि तमाम रीजनेबल केयर करने के बाद भी कोई इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से गुड्स लॉस्ट हो जाती हैं तो बेली लायबल नहीं होगा। क्योंकि देखिए कुछ इवेंट होते हैं कंट्रोलेबल, कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल। ये शायद आपने अकाउंट्स में कहीं पढ़ा, ठीक है, कॉस्टिंग वगैरह अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप देखें, मैं आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ, जब आप कोल जो है इसको लोड और अनलोड करते हैं, एक जगह से ये ट्रक में लोड होगा, एक जगह से ये अनलोड होगा, ठीक है, तो इसके वेट में फर्क आ जाता है। वो फर्क इसलिए नहीं आता कि आपने इसको सही से रखा नहीं, वो ये है कि ये चीज डिस्ट्रॉय होगी ही होगी हर हालत में। ठीक है, ये चीज डिस्ट्रॉय होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है बाहर, आप अम्ब्रेला लेके निकले, आपने पूरी रीजनेबल केयर करी कि आप भीगे ना, कंट्रोलेबल इवेंट था, आपने कोशिश करी, आंधी आई आपकी छतरी लेके उड़ गई, ठीक है, अब आप भीग गए। अब ये क्या हुआ है, अनकंट्रोलेबल इवेंट हुआ है, आंधी का आना, वो आपके कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ चीजें कंट्रोलेबल होती हैं, कुछ चीजें अनकंट्रोलेबल होती हैं। अगर तमाम रीजनेबल मेजर्स लेने के बाद भी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ बेली, तो बेली लायबल नहीं होगा कि उसने तमाम कोशिश करी लेकिन उसके बाद भी कुछ डिस्ट्रॉय हो गई जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसके बाद बेली लायबल नहीं होगा। इट इज ओपन टू पार्टीज टू इंक्रीज और डिक्रीज द ऑब्लिगेशन ऑफ द बेली इन द मैटर of care by special contract. In the absence of any special contract, the standard of reasonable care will apply. कहते हैं कि भाई ये देखें, ये पार्टी का मैटर है कि वो बेली की रीजनेबल केयर को के स्टैंडर्ड को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो जो स्टैंडर्ड रीजनेबल केयर होती है, जो केस टू केस वेरी करेगी, केस देखते हुए हम बताएंगे कि इस केस में रीजनेबल केयर यही होनी चाहिए थी, तो सीधी सी बात है फिर वही अप्लाई होगी। और अगर बेली ने वो तमाम रीजनेबल केयर ली थी तो उसके बाद अगर लॉस्ट हो जाता है गुड्स का तो बेली जिम्मेदार नहीं होगा। पेरिशेबल गुड्स तो वो होती हैं जो बहुत जल्दी जो है खराब हो जाती हैं आपकी, ठीक है, उनकी रीजनेबल केयर है। अगर उसकी रीजनेबल केयर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो नहीं, उनकी भी एक रीजनेबल केयर होती है। ठीक है, रीजनेबल केयर तो देखिए हर चीज, पेरिशेबल तो फ्लावर्स भी हैं आपके, ठीक है, एक तो टाइम लिमिट है जिससे वो खराब होने ही होने, वो तो अनकंट्रोलेबल इवेंट है ना। लेकिन एक ये है कि मैं उनको बर्फ भी नहीं लगा रहा तो वो 4 दिन की जगह 1 दिन में ही खराब हो रहे। ठीक है, तो ये बेसिकली है ना, रीजनेबल केयर हर चीज की होती है, भले वो पेरिशेबल हो भले वो पेरिशेबल ना हो।
देखिए रीजनेबल केयर तो आप हर चीज की करते हैं ना, कटिंग तो मोची को भी आती है और कटिंग दर्जी को भी आती है, टेलर को भी आती है और कॉबलर को भी आती है, लेकिन बात क्या होती है, बात ये कि आप सूट सिलवाने जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, टेलर के पास जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो रीजनेबल केयर करेगा, वो कर सकता है ये काम। लेकिन आप कॉबलर के पास कभी भी नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, आपको पता है वो नहीं कर सकता, वो सूट खराब कर देगा। तो ये चीज है। अच्छा जी, in the absence of any special contract, the standard of reasonable care will apply, even where the liability of the bailee is increased so as to keep the goods safe from theft or accident. He will not be liable for loss caused by the state enemies or by an act of God. Fire, lightning, flood, ठीक है। बाद औकात ऐसा होता है कि बेली किसी चीज की रीजनेबल केयर में जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त को एक आईफोन देके गए केयर करने के लिए, ठीक है, शहर में स्नैचिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो अब रीजनेबल केयर क्या है, इंश्योर्ड कर ले, इसको इंश्योर्ड करा ले, ठीक है, तो ये एक रीजनेबल केयर है कि वो इंश्योर्ड करा ले, तो ठीक है, उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है लेकिन ये काबिल कबूल है। लेकिन अब आप देखें, आईफोन देखे गए दोस्त को, शहर में स्नैचिंग बढ़ रही है, वो जेब में रख के बाहर घूम रहा है, ये तो वो केयर नहीं कर रहा ना अपनी गुड्स की। बेली ने वैसे ही गुड्स की केयर करनी होती जैसे वो अपनी गुड्स की करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अंडर हिज ड्यूटी of reasonable care, the bailee is also bound to take reasonable steps to recover the goods if they have been stolen. Thus, where some goods were stolen from the bailee custody without his fault, but he made no efforts, whether by informing the owner or the police, to recover them, he is held liable. ठीक है, ये भी बात बड़ी जरूरी है कि अगर गुड्स चले रीजनेबल केयर की, उसके बाद भी स्टोलन हो गई, खो चोरी हो गई, तो भी बेली की एफर्ट्स देखी जाएंगी कि क्या उसने रिकवरी के लिए एफर्ट्स की, कि उसने फौरन से ऑनर को इन्फॉर्म किया हो, या वो पुलिस कंप्लेन उसने लिखवाई गई हो, कुछ भी की हो, ये भी हमने देखना है। अगर उसने एफर्ट्स की हैं तो वो लायबल नहीं है, अगर उसने एफर्ट्स नहीं की तो फिर तो वो लायबल हो जाएगा। अच्छा, किताब पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो उसने वैसे ही उसका ख्याल करना है जैसे कि उसने अपनी किताब का करना है, ये नहीं कि आपकी किताब के पेज फाड़ना शुरू कर दे। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स इंटरेस्टेड टू हिम। देखिए, एक तो होता है ऑथराइज्ड यूज, एक होता है अनऑथराइज्ड यूज, ठीक है। ऑथराइज्ड यूज क्या है, आप रेंटे कार पे लाए गाड़ी, आप रेंटे कार पे गाड़ी लाए, ठीक है, और आपको किसी शादी में जाना था, आप उससे रेंट पे लेकर आए एक दिन के लिए, और आपने किसी शादी में जाना था, किया हो, ठीक है। अनऑथराइज क्या है, आप लेकर आए और आपने टैक्सी चलाना शुरू कर दी पूरे दिन, ये है अनऑथराइज्ड यूज। तो ये चीज अलाउ नहीं होती, ऑथराइज्ड यूज अलाउ होता है। तो कोई भी गुड्स को बेली जो है वो अनऑथराइज्डली यूज नहीं कर सकता। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू यूज द गुड्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट। If he makes an unauthorized use of the goods, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use of them. जैसे कि आपने टेलर को सूट दिया स्टिच करने के लिए, वो स्टिच के लिए दिया गया था, वो खुद पहन के घूमने लगे, तो ये एक अनऑथराइज्ड यूज हो गया। This liability is absolute. It arises even if the bailee is not guilty of any negligence or that damage is the result of an act, God, or inevitable accident. In addition, the bailor can also terminate the bailment if the bailee makes an unauthorized use of bailment. ठीक है, अच्छा जी, अनऑथराइज यूज आप किसी भी चीज का करें और वो एक्सीडेंटली भी अगर खराब हो जाए तो भी, फॉर एग्जाम्पल आपने टेलर को सूट सिलने के लिए दिया, आपने किस पर्पस के लिए दिया था कि वो स्टिच करके दे, वो उसको पहन के घूमने लगे, वो अनऑथराइज यूज कर रहे थे, और हुआ क्या, जब वो बाहर निकले तो बारिश वारिश हो गई, ठीक है, बारिश हो गई, तो ये क्या हुआ, गुड्स खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो वो आपको बिल्कुल डैमेज पे करेगा, हालांकि ये उसकी वजह से नहीं हुई, वो तो अनऑथराइज यूज कर रहा था इसे, ये डैमेज तो बाय एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो उसकी पेमेंट करेगा। और दूसरी बात, बेलमेंट जो है
वो टर्मिनेट भी कर सकता है बेलर अगर वो गुड्स का अनऑथराइज्ड यूज होते हुए देख ले। जैसे कि आपको किसी ने कार दी थी शादी में जाने के लिए, उसने देख लिया आप टैक्सी बना के चला रहे हैं, तो वो आपकी बेलमेंट को टर्मिनेट भी कर सकता है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स गुड्स विथ हिज ओन गुड्स। ये भी बेली की ड्यूटी होती है कि जो भी गुड्स आपने दी हैं वो उसको किसी अपनी गुड्स के साथ या दूसरी गुड्स के साथ मिक्स ना करें। It is the duty of a bailey that he should not mix his own goods with those of the bailier without bailier consent. If the goods are mixed with the consent of the bailier, there is no breach of duty, and the bailier and bailey shall have an interest in proportion of their respective shares in the mixture of thus produced. But if the bailey, without the consent of the bailier, mix up his own goods with those of the bailier, whether intentionally or accidentally, the following rules apply. पहली ड्यूटी, तीसरी ड्यूटी क्या है कि बेली जो है गुड्स को मिक्स नहीं करेगा अपनी गुड्स के साथ विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर। अगर बेलर की इजाजत है तो फिर तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, फिर तो इसका मतलब बेलर का भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा, आपका भी होगा। लेकिन अगर बेलर की इजाजत नहीं है तो आप गुड्स को कभी भी मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन अगर आप कर देते हैं, भले इंटेंशनली करें, जानबूझ के, या एक्सीडेंटली आपसे हो जाए, ठीक है, तो ये रूल्स अप्लाई होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला, where the goods can be separated or divided, the property in the goods remains in the parties respectively, but the bailey is bound to bear the expense of separation as well as any damage arising from the mixture. जैसे कि आपके जो राइस के बैग थे, बेलर ने आपको दिए थे ए क्लास के, कि ये आप अपने पास रख लें वेयर हाउस में। आपके पास ऑलरेडी वेयर हाउस में बी क्लास के भी रखे थे। आपकी ये ड्यूटी थी दोनों को मिक्स नहीं करनी। आपने गलती से या जानबूझ के दोनों को मिक्स कर दिया, बैग्स को मिक्स करा है सर, ठीक है, तो इसका मतलब है ये सेपरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको सेपरेट करें, लेकिन जो भी उस पर एक्सपेंस आएगा सेपरेशन पे, फॉर एग्जांपल आपको एडिशनल लेबर हायर करनी पड़ी या अपनी एग्जिस्टिंग लेबर से ओवर टाइम कराना पड़ा कि यार दोनों बैग्स को अलग अलग करो, जो भी एक्सपेंस आएगा वो तमाम के तमाम बेली बर्दाश्त करेगा, क्योंकि गलती उसी की ड्यूटी थी। बी पॉइंट क्या है? Where the goods mixed cannot be separated, the bailey must compensate the bailier for his loss. अगर गुड्स ऐसी थी जो सेपरेट हो ही नहीं सकती, तो तमाम का तमाम लॉस जो है वो बेली बर्दाश्त करेगा, बेली फिर कॉम्पनसेशन देगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था? पहली बात क्या थी कि आप बेलर के कॉन्सेंट के बिना गुड्स को मिक्स नहीं करेंगे, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन अगर आप मिक्स करते हैं तो फिर अगर वो गुड्स सेपरेबल हैं, सेपरेट हो सकती हैं, तो उनको सेपरेट करने में जो भी अखराजात आएंगे वो बेली पे करेगा। दूसरा क्या है, अगर वो गुड सेपरेट हो ही नहीं सकती थी तो फिर बेली पक्का पक्का बेलर को जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करेगा। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। सर डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी कैरी ऑन करें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। वीडियो नहीं आ रही सर, लेकिन की आवाज और तस्वीर आ रही है सर? आ रही है, जी ठीक है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, ठीक है। सेक्शन 160 laid down this duty in the following terms. It is the duty of the bailey to return the goods or delivered according to the bailier directions of the bail without demand as soon as the time for which they are billed has expired or the purpose of which they were billed has been accomplished. कहते हैं कि भाई ये भी बेली की ड्यूटी है कि जो भी गुड्स उसने ली थी, अगर पर्पस पूरा हो गया या बेलमेंट का टाइम एक्सपायर हो गया तो वापस कर दे, ठीक है, ये उसकी ड्यूटी। अगर आपके दोस्त ने आपसे बुक उधार ली थी, पर्पस पूरा हो गया वापस कर दे,
ये 2 दिन के लिए दी थी, टाइम एक्सपायर हो गया तो वापस कर दी, ये उसकी ड्यूटी है, या आपकी डायरेक्शंस को फॉलो करे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार मेरे भाई को दे देना, वो वहां आएगा आपकी तरफ तो आप उसको दे देना, ये आपकी डायरेक्शंस हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स की बेली की जिम्मेदारी। अगर वो ये नहीं करता, कोई भी लॉस गुड्स को हो जाता है, तो वो भी गुड्स जो है वो तमाम की तमाम कॉम्पनसेशन बेलर को पे करेगा। ड्यूटी टू डिलीवर एनी एक्सरेशन टू द गुड्स, अगर आपकी जो गुड्स बेल्ड हुई थी उसमें कुछ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, एक नेचुरल इंक्रीज हो जाता है, तो भी वो गुड्स को आपने देना होगा जो भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई काव रख दे के गया था, ठीक है, बेलमेंट के लिए कि इसकी देखभाल करना, लेकिन उसका एक बच्चा हो जाता है, शी हैज अ काफ, तो वो काफ भी आपने काव के साथ रिटर्न करना होगा। एक क्वेश्चन आया है, फॉर एग्जाम्पल मुर्गी रखवाई और उसने अंडे दे दिए, बिल्कुल, तो मुर्गी के साथ अंडे भी आपने रिटर्न करने होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं हम ड्यूटीज ऑफ बेलर पे। जैसे बेली की ड्यूटी है, इसी तरह बेलर की भी कुछ ड्यूटीज है, ठीक है। पहली ड्यूटी, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। जो भी गुड्स में फॉल्ट है, ये बेलर की ड्यूटी है कि वो उनको डिस्क्लोज करे, ठीक है। Section 150 lays down this duty. The section makes a distinction between a gratuitous bailer and a bailer for the reward and provides as follows. A gratuitous bailer is bound to disclose to the bailee all those faults in the goods bailed of which he is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk, and if he fails to do so, he will be liable to pay such damage to the bailee as may have resulted directly from the faults. A gratuitous bailer will not be liable for damages arising from the bailee from the defects of which he was ignorant, ठीक है। देखिए जी, अगर कोई ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट थी, ठीक है, अगर कोई ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट थी और उसमें बेलर ने जो गुड्स बेल्ड कराई हैं, बेलर को पता था कि इन गुड्स में वो कुछ फॉल्ट है, तो वो फॉल्ट उसने बेली को बताना जरूरी है। अगर वो बेली को डिस्क्लोज नहीं करता और बेली को कोई डैमेज हो जाता है, तो फिर वो उससे कॉम्पनसेट करेगा, लेकिन शर्त कि उसको पता हो, वो अवेयर था। अगर वो खुद भी अवेयर नहीं था तो फिर वो लायबल नहीं होगा। किस तरह से? आपका एक हॉर्स था, आपने अपने दोस्त को राइड के लिए दिया, ठीक है, लेकिन आपको पता था कि आपका जो हॉर्स है वो अपने ऊपर किसी भी दूसरे को बैठने नहीं देता, लेकिन आपने अपने दोस्त को दे दिया, आपका दोस्त गिरा दिया हॉर्स ने और इसकी वजह से वो उसको इंजरी हो गई, तो जो भी कॉम्पनसेशन है वो आप पे करेंगे। लेकिन अगर आपको खुद भी ये बात नहीं पता थी तो फिर आप लायबल नहीं होंगे। ये थी ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के लिए। नॉन ग्रेटिट्यूअस में है, a bailer for reward is responsible for all defects in the goods billed, whether he is aware of the defects or not, if he does not disclose to the bailee. अनलाइक देखें, ग्रेटिट्यूअस में और नॉन ग्रेटिट्यूअस में फर्क क्या है? ग्रेटिट्यूअस में उन फॉल्ट के लिए आप लायबल हैं जो कि आपको पता थे, आपने नहीं बताया। लेकिन अगर कोई ऐसा फॉल्ट था जो आपको खुद से नहीं पता था, तो उसके लिए आप लायबल नहीं है। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस या रिवार्ड वाली बेलमेंट में क्या हो रहा है कि भले आपको फॉल्ट पता था या नहीं पता था, आप लायबल होंगे क्योंकि आपकी ड्यूटी थी कंप्लीट डिस्क्लोज करना। A bailer for reward is responsible for all defects in the goods billed, whether he is aware of the defects or not, if he does not disclose them to the bailee. Unlike a gratuitous bailer, ignorance of the defect
इज नो डिफेंस फॉर हिम। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। ठीक है, अगर आपसे कोई पैसे दे के हॉर्स लेके गया राइट के लिए, तो इसका मतलब है ये नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। आपको पता हो ये बात, नहीं पता हो कि ये अपने ऊपर किसी को नहीं बैठने देता, और अगला बंदा डैमेज हो जाता है इस वजह से, तो आप लायबल हैं, आप उसको पे करेंगे। मजीद आगे चलें। इट मे बी मेंशन दैट where the goods bailed are of dangerous nature, it is the duty of the bailer to disclose the fact to the bailee, otherwise he will be liable for all resulting damage. ठीक है, for example, A delivers to B a carrier some explosives in a case but does not warn B. ठीक है, the case is handled without extra care for necessary such item, there is an explosion, the carrier is just injured and some other goods are damaged. देखिए, पहले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था कि जो हॉर्स था उसने उसी को इंजरी पहुंचाई थी ना। भले आपकी नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट हो, तो आपको डिफेक्ट पता हो ना पता हो, अगर उसकी वजह से कोई इंजरी होती है तो वो बेलर जिम्मेदार होगा। लेकिन एक और बात, अगर गुड्स ऐसी नेचर की थी जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, मतलब कुछ ऐसा आपने पब्लिक कैरियर को गुड्स डिलीवर्ड करी जिससे धमाका भी हो सकता था, एक्सप्लोसिव्स हो सकते थे, ठीक है, लेकिन आपने पब्लिक कैरियर को, जो भी आपकी लॉजिस्टिक कंपनी थी, उसको आपने इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि अगर आप उसको इन्फॉर्म करते तो वो उसको एक्स्ट्रा केयर करते, लेकिन आपने इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा केयर नहीं करी और एक्सप्लोजन हो गया। जब एक्सप्लोजन हुआ तो ना सिर्फ वो गुड्स तबाह हुई बल्कि आसपास की भी जगह तबाह हुई, तो तमाम डैमेज के जिम्मेदार बेलर होगा और सबके सब बेलर कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? आसान चैप्टर है ये बाकियों के मुकाबले में। ड्यूटी टू रीपे नेसेसरी एक्सपेंस इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। देखिए जी, whereby the conditions of the bailment the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee for the bailer and the bailee is to receive no remuneration। देखिए, आसान से अल्फाज में समझा देता हूँ। कोई भी नेसेसरी एक्सपेंस हुआ है अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में, ग्रेटिट्यूअस आपको पता है जो विदाउट कॉम्पनसेशन होती है, अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में कोई भी नेसेसरी एक्सपेंस हुआ है बेली का, तो वो बेलर को पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कैट थी, आप पाकिस्तान टूर जा रहे थे, आपने अपने दोस्त को कहा यार तुम इसकी देखभाल करना, मैं वापसी में आके लूंगा। ठीक है, अब लाजमी सी बात है जिस दौरान वो कैट आपके पास उसके पास रही, उसने उसको खिलाया भी होगा, सब कुछ करा होगा, ठीक है, खिलाया भी होगा, या जो भी बीमार पड़ गई हो, कुछ भी हुआ हो, ना नेसेसरी बल्कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हो गया हो जो कि उसकी केयर के लिए हो, तो वो सबके सब आपसे वो रिकवर करेगा, क्योंकि इसमें कोई रिम्यूनरेशन तो उसको मिल ही नहीं रहा ना, ये तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर द बेलर है आपके लिए। तो ऐसी सूरत में ना सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंस बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों तरह के एक्सपेंस वो जो है वो आपसे रिकवर करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होगा? वो बीमार पड़ गई, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, ठीक है। नेसेसरी क्या है? उसकी फीडिंग, आपको उसको फीड तो कराना था उसको, तो वो तमाम के तमाम आपसे वो रिकवर करे। नॉन ग्रेटिट्यूअस में नेसेसरी एक्सपेंस नहीं मिलते, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि नेसेसरी एक्सपेंस मिलते ही नहीं है। वजह ये देखें, जब आपको पैसे मिल रहे, जैसे कि ऊपर वाले केस में क्या था, मैंने विदाउट कॉम्पनसेशन बेलमेंट करी थी, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे थे, ठीक है। ड्यूटी टू repay any extraordinary expense in case of non-gratuitous bailment, where under the terms of the bailment the bailee is to receive remuneration for his service, it is the duty of the bailer to bear extraordinary expense। ठीक है, देखें वहां पे आपके दोस्त ने क्या करा था, फ्री में रखा था कैट को। अगर आपका दोस्त ऐसा करे कि तुम 10 दिन के लिए पाकिस्तान टूर जा रहे हो, 10 दिन में तुम्हारी कैट की देखभाल करूंगा, लेकिन यार मैं तुमसे 3,000 रुपए उसका कॉम्पनसेशन लूंगा या 5,000 कॉम्पनसेशन लूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो अपना कॉम्पनसेशन डिसाइड कर रहा है। जब वो आपसे एक प्राइस डिसाइड कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली माइंड में उसने सोचा हुआ होगा कि यार 5,000 रुपए होंगे, मैं इससे 10 दिन के ले रहा हूँ, 10 दिन कैट मेरे पास रहेगी, 10 दिन में तकरीबन 2,000 रुपए का तो वो खाना खा लेगी, तो 3,000 मुझे बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए
लॉ ने नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस को रखा है कि कोई अचानक से एक्सपेंस अकर हो जाए तो वो आप बेलर से रिकवर कर सकते हो, लेकिन नेसेसरी एक्सपेंस आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब कॉम्पनसेशन बोल रहे हो, जब आप उससे पैसे ले रहे हो तो ऑलरेडी आपने एस्टिमेट किया हुआ होगा अपनी कॉस्ट के अंदर कि इतने दिन तक इसकी फीडिंग पे जो खर्चा आएगा उसको मिला के ही आपने 5,000 बताया होंगे। ठीक है, हाँ अगर वो इस बीच बीमार पड़ जाती है तो फिर ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये आप रिकवर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रेटिट्यूस बेलमेंट हो तो दोनों एक्सपेंस रिकवर कर सकते हैं, नेसेसरी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी। लेकिन अगर नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट है तो सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकवर होगा, क्योंकि नेसेसरी एक्सपेंस तो ऑलरेडी आपने अपनी कॉस्ट में इंक्लूड किया हुआ था जब उसको आपने प्राइस कोट करी थी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगला है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली। A bailer is bound to indemnify the bailee for any loss suffered by the bailee by the reason of fact that the bailer was not entitled to the bail the goods because of the defective title. देखिए जी, कोई भी मसला होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये बेलर की जिम्मेदारी है कि वो बेली को इंडेमनीफाई करे। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बाइक चोरी करी और अपने दोस्त के पास रखवा के चला गया कि यार तुम इसकी देखभाल करना, मैं वापसी में आके लेता हूँ। पुलिस आई, मेरे दोस्त को पकड़ लिया पुलिस ने। ठीक है, पुलिस आई, उन्होंने मेरे दोस्त को पकड़ लिया। अब मेरे दोस्त पे एफआईआर कटी और ये सब हुआ और उसका काफी खर्चा वर्चा हुआ कोर्ट की उसमें। ये हुआ क्यों? क्योंकि मेरा टाइटल डिफेक्टिव था ओनरशिप का, वो मेरी अपनी बाइक थी नहीं। तो मेरा दोस्त मेरी वजह से फंसा, तो यहाँ पे मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको इंडेमनीफाई करूं, जो भी कुछ उसका लॉस हुआ है उसको पे बैक करूं। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ग्रेटुअस बिलमेंट के केस में अगर कैट बीमार होती है तो क्या होगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस होगा ना, रिकवर होगा। बीमारी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है ना, वो भी रिकवर होगा, और नेसेसरी तो होना ही है रिकवर, उसमें तो दोनों होंगे। ठीक है, जो भी उससे लिंक एक्सपेंस होगा सारे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस में सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, जैसे कि बीमारी। फिर पांचवा है ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स। ये भी बेलर की ड्यूटी है कि भाई जो भी गुड्स आपने दी थी बेली को, आपका पर्पस पूरा हो गया या बेलमेंट का टाइम एक्सपायर हो गया तो आप वो गुड्स वापस लें उससे। ठीक है, वापस रिसीव करें। ऐसा ना हो कि आप आगे पीछे घूमते रहें, उससे वापस रिसीव करना भी आपकी ड्यूटी है कि आप उसे रिसीव करें। और जो भी उसके नेसेसरी एक्सपेंस हुए हैं इन केस ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हुए एक्सपेंसेस हुए इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट, वो भी आप उसको पे करें। अगर उसका कोई कॉम्पनसेशन है तो वो भी आप उसको पे करें और अपनी गुड्स को आप उससे वापस ले। क्लियर है? यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट्स ऑफ बेली, और ये चैप्टर भी हमारा कल इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगा। बड़ा चैप्टर है। सर हमारी लाइट चली गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर बता दें प्लीज। अगर प्रिंसिपल डेटर ने 10,000 का लोन लिया था, अब ये आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे, क्योंकि ये चैप्टर तो हम छोड़ के आ गए पीछे ना। या आप मुझे तस्वीर लेके व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं वहां पे पूछूंगा। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं। और कोई सवाल इस चैप्टर से लेंगे तो पूछ लें। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज।